Good morning, student. Class 8, chapter number 2, From Trade to Territory, page number 13. Page number 13, the Battle of Buxar. In previous lecture, we also discussed about Battle of Plassey, and today we discuss about the Battle of Buxar. Battle of Buxar, 1764 CE. The company was only interested in expanding trade and was not keen to take over administration of territories. But this was getting difficult as the puppet Nawab was not as helpful and anticipated. क्लियर ये है कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका कोई मोटिव नहीं था हम पर एडमिनिस्ट्रेशन करने का। बस वो अपने ट्रेड में लॉट्स ऑफ प्रॉफिट की डिमांड रखते थे। लेकिन जो इस पपेट नवाब जो इन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बनाया था आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, वो उनसे कंप्लीट नहीं हो रही थी, वो नीड कंप्लीट नहीं हो रही थी, वो प्रॉफिट नहीं आ रहा था उतना जितना इन्हें चाहिए था, जितना इन्हें सफिशिएंट एनवायरनमेंट चाहिए था ट्रेड के लिए इंडिया में, वो इस तरीके से नहीं मिल रहा था। फिर ये एडमिनिस्ट्रेशनशिप पर आए थे। अब इन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र वॉज अल्टीमेटली रिप्लेस बाय मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफ़र के सन इन लॉ थे, यानी दामाद थे। मीर कासिम ने अपने ही ससुर को ओवर रूल किया, यानी उन्हें हटाकर खुद बंगाल का नवाब उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया। किसने? मीर कासिम ने। किसको हटाया? मीर जाफ़र को। And also did come to the expectation of the company as he gave parallel trading rights to the Indian merchants and started to strengthen his army. अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा, अरे अच्छा हुआ ये जो है चेंज हो गए, अब ये जो न्यू नवाब है मीर कासिम, ये हमारे सारे जो एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे हैं ट्रेड के लिए वो सारी इनसे पूरी हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीर कासिम जो थे, इन्होंने ये देखा कि जिस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड फ्री कर रखा है, यानी जो ट्रेड पे जो टैक्स लगता है वो फ्री कर रखा है, तो हमारी कंट्री में ही हमारे इंडियन ट्रेडर्स मर्चेंट्स जो हैं वो क्यों टैक्स दें, उन्हें भी ट्रेड फ्री कर दो। तो उन्होंने भी ट्रेड फ्री कर दिया, इंडियन मर्चेंट्स को भी ट्रेड फ्री कर दिया गया। और साथ के साथ मीर कासिम अपनी आर्मी को एक्सटेंड करने में लग गए, यानी बढ़ाने में लग गए उनके टूल्स इक्विपमेंट्स जो भी, और आर्मी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। मीर कासिम forget an alliance with the Mughal Emperor Shah Alam II and the Nawab Awab शुजाउद्दौला। जब मीर कासिम ये सब किया तो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो दूर, ये बहुत कुछ गलत कर गए। तो कुछ छोटी मोटी सी वॉर ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच में हुई, और मीर कासिम को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेले ब्रिटिशर्स से फ्रंट ऑफ वॉर नहीं कर सकता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए। तो ये कहाँ गए, ये मुग़ल एम्परर शाह आलम II के पास गए। वहीं पर इन्हें अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, वहाँ पर इनका सपोर्ट भी इन्हें मिला। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम II ये तीनों ने मिलकर एक वॉर की स्ट्रैटेजी यूज़ की, और वो वॉर थी बैटल ऑफ बक्सर। Their combined forces fought with the British forces at Buxar on 22 October 1764। ये तीनों मिलकर 1764 में बक्सर, वहाँ पर इनकी ये वॉर हुई थी, इसीलिए हम इसे बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। The British won the battle and the company gained the rule of Bengal। ब्रिटिश जीत गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे बंगाल के ऊपर रूल हो गया। मीर कासिम वॉज ओवरथ्रोन एंड मीर जाफ़र वॉज रीइंस्टेटेड। मीर कासिम को बंगाल के नवाब से हटा के मीर जाफ़र को वापस बंगाल का नवाब बना दिया गया।
Under the new arrangement, the Nawab was required to pay sum of 5 lakhs to the company every month. फिर क्या कहा गया कि पहले जो नवाब थे मियाँ कासिम, उनकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो अब आप जुर्माने के रूप में हर महीने 5 लाख रुपए ब्रिटिश कंपनी को दोगे. But the company realized that it needed more money to sustain its army and meet the demands of trade. लेकिन ब्रिटिश कंपनी को और पैसे चाहिए थे ताकि वो अपनी आर्मी को, अपनी डिमांड को कंप्लीट कर सके. द कंसिक्वेंस रिजल्ट क्या आया इस वॉर का? The British ultimately realized that they would have to take an administrative power from the Indian puppet Nawab so as to meet their requirement. क्या देखा कि जो पहले मीर जाफ़र नवाब बनाए गए थे, तब भी बहुत कुछ पावर्स जो थी वो नवाब के हाथों में थी, लेकिन आफ्टर दिस वॉर पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ब्रिटिश ने अपने अंडरटेक कर ली थी. After the victory in the Battle of Buxar, the company had established its dominance and had begun to dictate terms over the local authorities. बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपने डोमिनेंस को यानी अपने इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, तो जो जितनी लोकल अथॉरिटीज़ थी वो सारी अपने अंडरटेक कर ली. मीर जाफ़र डाइड 1765 में. मीर जाफ़र की डेथ हो जाती एंड हिज सक्सेसर हैंडेड ओवर पावर ऑफ मिलिट्री एंड क्रिमिनल ज्यूडिशरी. और उसके जो सक्सेसर्स थे यानी उसके जो बेटे थे, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन पावर और मिलिट्री पावर दोनों ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले ली. अवध वॉज रिस्टोर्ड टू सुजाउद्दौला. In return, Sujaud-Dowla gave the district of Kora and Allahabad, now Prayagraj, to the company. After the Battle of Buxar, Sujaud-Dowla को अवध वापस कर दिया गया, लेकिन उसके बदले Sujaud-Dowla ने कंपनी को कोरा एंड इलाहाबाद का पूरा पार्ट दे दिया गया. शाह आलम II also granted the company the दीवानी ऑफ बंगाल. शाह आलम II को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा जहाँ पर दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को देने पड़े. दीवानी राइट्स में बंगाल के सारे दीवानी राइट्स यानी सिविल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. अब जो है वहाँ के नवाब, बंगाल के नवाब रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे, बंगाल के नवाब सिविल सिस्टम नहीं देखेंगे. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के सिटीज़न से, लोगों से, कॉमन पीपल से टैक्सेस कलेक्ट करेगी और वहाँ के सारे सिविल राइट्स अब यही लेंगे. बिहार, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के दीवानी राइट्स शाह आलम II को एग्रीमेंट करवाकर ज़बरदस्ती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम लिखवाए गए. शाह आलम II वॉज गिवन एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ ₹26 lakh. शाह आलम began to live in Allahabad, now Prayag, under the protection of the British. शाह आलम II को हर साल 26 लाख रुपए दिए गए ताकि वो आराम से रहें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और उन्हें इलाहाबाद में रखा गया, वो भी ब्रिटिश प्रोटेक्शन के साथ. द दीवानी सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम विच वॉज बीइंग फेस्ड बाय द कंपनी. Though in the 18th century the company had expanded its trade and was purchasing large number of goods, it did not have much to sell in India. These caused them to pay gold and silver for the purchases. The system of दीवानी collection solved this problem. देखो दीवानी सिस्टम से ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. वो क्या था, जब वो ट्रेड करते थे तो जब ये गुड्स परचेज करते थे तो रिटर्न में इन्हें पैसे मनी देने पड़ते थे. तो मनी का की सिस्टम था कि यहाँ पर उन्हें इंडियन करेंसी को ख़रीदने के लिए बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था, उसके बाद इन्हें इंडियन करेंसी मिलती थी. तो इन्हें अपने यहाँ से बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर लाना पड़ता था, जो इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था. अब दीवानी राइट्स मिल गए, यानी अब कलेक्शन करेंगे. कलेक्शन किस में होगा, इंडियन से करेंगे तो इंडियन करेंसी में कलेक्शन होगा. अब इंडियन करेंसी जब इनके पास आएगी
तो इन्हें गोल्ड और सिल्वर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यानी ये हमारे ही पैसों से हमारे ही गुड्स को फ्री में खरीद लेंगे। ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल से मतलब होता है दो गवर्नमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन बंगाल बाय लॉर्ड क्लाइव इन 1765। तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस की थी? बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में। दिस एंटेल्ड अ डिवीज़न ऑफ पावर ऑफ गवर्नेंस बिटवीन द नवाब एंड द कंपनी। ये एक पावर की डिवीज़न हुई थी, यानी दो पार्ट में पावर्स डिवाइड हो गई थी, एक कंपनी के पास और एक नवाब के पास। जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड लॉ एंड ऑर्डर वॉज अंडर द नवाब। यानी जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है ना, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, और लॉ कानून जो बनाते हैं ये सब नवाब के हाथ में होंगे, और रेवेन्यू और मिलिट्री का सिस्टम ब्रिटिश के हाथ में होगा। यानी जो मेन पावर थी रेवेन्यू कलेक्ट करना और मिलिट्री पावर, ये ब्रिटिश के हाथ में होगी, और बाकी जो सिविल राइट्स हैं, कॉमन जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, और लॉ बनाने का, यानी अब जैसा जैसा ब्रिटिशर्स कहेंगे बंगाल का जो नवाब होंगे उन्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उनके नाम पर, यानी कानून भी यही बनाएंगे लेकिन नाम किसका होगा? बंगाल के नवाब का। द सिस्टम वॉज एबॉलिश इन 1772 बाय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग एज देयर वर फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी एंड द नवाब। ये सिस्टम कैंसिल करना पड़ा 1772 में, क्योंकि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग और नवाब के बीच में, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में इस ड्यूअल गवर्नमेंट के सिस्टम को कैंसिल कर दिया, क्योंकि कंपनी और नवाब के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब टकराव होना, बहस हो जाना, किसी चीज़ को लेके आपस में विचार नहीं मिलना, कॉन्फ्लिक्ट्स। द बैटल ऑफ बक्सर एंड इट्स आफ्टरमैथ ब्रॉट इन आइडिया ऑफ एक्सपेंडिज्म and the company took over the territories for all aspects of governance। बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक नया आइडिया उनके माइंड में ये आया कि हम इस तरह आधी आधी ड्यूअल गवर्नमेंट क्यों बनाएं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो क्यों ना हम ऐसा करें, पूरी पावर ही अपने हाथों में ले लें। अब वो कैसे लेंगे? इट अडॉप्टेड डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू एनेक्स टेरिटरीज। दे इनिशिएटेड द प्रोसेस बाय द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो एक इन्हें आइडिया आया कि हम पूरे के पूरे सिस्टम को ही अपने अंडरटेक ले लेते हैं, तो इन्होंने एक आइडिया स्टार्ट किया जिसे सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। इस सब्सिडरी अलायंस के ऊपर कुछ लेफ्ट हैं जो एज अ होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आपकी बुक में ही मिलेंगे। सब्सिडरी अलायंस क्या है? द लॉर्ड वेलेस्ली 1798 और 1805 फॉलो द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की, यानी उनका ही आइडिया था कि किस तरह ब्रिटिश जो हैं अलग अलग जो टेरिटरीज़ है उससे किस तरह हथिया सकते हैं, किस तरह उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं। ही एंटर्ड इनटू अलायंस। इन्हें अलायंस यानी एक बॉन्ड होता है, एक अग्रीमेंट समझ सकते हो आप कॉमन में। एक अग्रीमेंट में इन्हें बॉन्ड कर दो, बांध दो। कैसे? विथ वेरियस इंडियन रूलर्स एंड वॉज एबल टू असर्ट द ब्रिटिश सुपरमेसी इन द इंडिया ओवर इंडियन स्टेट्स विदाउट वेगिंग अ वॉर। यानी कुछ ऐसा करेंगे कि बिना वॉर के जो इंडियन टेरिटरीज़ हैं, इंडियन रूलर्स हैं, वो खुद कंपनी की सुपरमेसी को, उसकी पावर को देखते हुए बिना वॉर के हमारे अंडर रूल आ जाएंगे। तो अब इस सब्सिडरी अलायंस में था क्या? इंडियन स्टेट एक्सेप्टिंग द अलायंस हैड टू रिकॉग्नाइज द कंपनी पावर एज पैरामाउंट। इंडियन स्टेट को ये अलायंस मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की जो पावर है वो इंडियन रूलर से बहुत ज़्यादा बड़ी है, सुपरमेसी है, पावरफुल है। पैरामाउंट यानी सबसे बड़ा होना।
Indian state had to maintain the British army within its territories and had to pay for its maintenance or give a part of their territories for maintenance. जो भी सब्सिडरी अलायंस के अंडर आता है उसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, उसे ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ेगी, वो इंडियन आर्मी नहीं रख सकते जो भी रूलर होंगे, और उस आर्मी के मेंटेनेंस का खर्चा पूरा उसी रूलर को देना होगा. A British resident would be stationed in the court of the Indian state. अब इस सब्सिडरी अलायंस में जितने ऑफिसर, जितने आर्मीज इंक्लूड होती है, उनके रहने का इंतज़ाम उसी टेरिटरीज में होगा. Indian state could not enter into any agreement with any other Indian state or foreign power. जो भी सब्सिडरी अलायंस में आता है वो किसी अदर स्टेट से, इंडियन स्टेट से यानी अपनी नेबरिंग स्टेट से या फॉरेन पावर से, बाहरी जो फॉरेनर्स हैं उनसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते विदाउट ब्रिटिश परमिशन. एज अ पार्ट ऑफ द अलायंस द कंपनी वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल एग्रेशन. अगर आप हमारी सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बनते हो तो आप पर जो अटैक होने वाला है, जो बाहर से अटैक करते हैं, साइड नेबरिंग स्टेट अटैक करते हैं, रूलर्स क्या करते थे उस टाइम पे, एक दूसरे को कैप्चर ही तो करते रहते थे अपने अपने किंगडम्स को, डायनेस्टी को एक्सटेंड करने के लिए. तो अगर आप हमारे सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करते हो तो बाहर से जितने भी लोग आप पर अटैक करेंगे उन सब की जिम्मेदारी हमारी, हम आपको उनसे बचाएंगे. तो ये था सब्सिडरी अलायंस. आज के लिए इतना ही. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सब्सिडरी अलायंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.